बुक निकाल लीजिए। सर निकाल लिए। क्वेश्चन 2 हो गया था ना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। सब कोई सुनोगे और क्वेश्चन सामने बुक जब रखे हुए हो सुनोगे और सामने देखोगे भी और आंसर खुद बताओगे आप लोग में से ही। ठीक है, कोशिश करो कि आंसर आप खुद बता सको। ठीक है, रीड क्वेश्चन नंबर 3। A battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the process. हाँ, ध्यान देना, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आंसर खुद करोगे आप। एक मान लो कि एक छोटा सा बैटरी लिए, वही 9 वोल्ट का वायर कनेक्शन किए, एक बल्ब लगा दिए, एलईडी बल्ब लगा दिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसा हम लोग करते हैं। स्विच ऑन किए, बल्ब जलने लगा। यहाँ पे कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ये बताओ। So when the bulb is connected to a battery, chemical energy of the battery is converted into electrical energy. Then it converts it into light energy and heat energy. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एग्जैक्ट, बिल्कुल 100% सही बोले, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। ठीक है, कोई भी बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। फिर हमें मिल क्या रहा है, लाइट और हीट। बल्ब जब भी जलता है तो लाइट देता है, ये तो पक्का, लेकिन हीट भी थोड़ा प्रोड्यूस होता है, तो वो भी बोलेंगे। ठीक है, चलो हम लिखा भी देते हैं, कोई बच्चों को दिक्कत होगा तो नोट्स रह जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. ठीक है, देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का, फोर्स अप्लाई किए और इसका वेलोसिटी पहले तो इसका बाद में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके पूछो। इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? पहले कितना वेलोसिटी है, बाद में कितना हो गया? 5 meter per second into 2 meter per second. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, the velocity of the object changes from 5 meter per second to 2 meter per second. Yes sir. अच्छा चलो ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फोर्स पक्का है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, बाद में हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, फोर्स ये इधर लगा है। अब बताओ यहाँ पे वर्क डन निकालना है, वर्क डन कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए आप लोग। कोई आइडिया, हम बताएं ऐसा क्वेश्चन, याद करो कोई कॉन्सेप्ट यदि दिए हैं तो। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, और कुछ दूसरा। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक, लेकिन थोड़ा अभी भी गलती है, और थोड़ा आगे बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी का ही एक्सप्रेशन जब हम निकाल रहे थे, डेराइव कर रहे थे, तो उसमें और एक प्रूफ हम कराए थे। क्या कराए थे याद करो। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, याद करो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, आप लोग में से ही बताओ कोई, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। कोई बताना चाहोगे, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखो सब भूल गए पूजा वूजा में, नहीं ध्यान देना। क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी में यदि चेंजेज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आता है ऑब्जेक्ट में, उतना ही वर्क डन होता है, ठीक है। तो थ्योरम था या प्रिंसिपल था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल, फाइनल के लिए हम लोग v लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। क्या इस थ्योरम में किन्हीं को दिक्कत है ये बताओ, बाकी वैल्यू पुट करना है अब तो आसान है। थ्योरम याद आया कि नहीं। यस सर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर। तो अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, m पता है, v पता है, u पता है। चलो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, हाफ m कॉमन ले लेते हैं। हाफ m 20 है, v के जगह पे 2 स्क्वायर माइनस u के जगह पे 5 स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सर। 10 4 5 माइनस 21, तो वैल्यू क्या है माइनस 210 जूल। अच्छा देखो नेगेटिव वर्क डन कब आता है ये बताओ, वर्क डन तो नेगेटिव आया, कब आता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का क्या डेफिनेशन है याद कीजिए, नेगेटिव वर्क डन कब आता है। हम्म, सब भूल गए क्या जी, बहुत दिन तो नहीं हुआ है। सर नेगेटिव वर्क डन, sir, हाँ when the force act in the direction opposite to the motion. हाँ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे ऐसा है भी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर की ओर, ऑपोजिशनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव, तो सही है, ठीक है। आंसर हालांकि नेगेटिव साइन नहीं देता है, तो ये मत Yes, सोचना कि सर आंसर है। सर ऑडियो आपका ऑफ है।
ठीक है, तो लिख लीजिए। फाइनली यदि आप लिख सकते हो तो लिखोगे 210, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। मिटा दे। यस सर। Yes, sir. मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. ठीक है, देखोगे कोई एक टेबल है और एक नोटबुक है, मान लो कि ऐसे ये पॉइंट ए पे है, इसको हम हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव करा के यहां तक ले आए, बीच में यहां तक ले आए, ठीक है। टेबल के टॉप पे है नोटबुक, इसको मूव करके हम इधर ले आए। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द नोटबुक या ऑन द बुक। बताओ, ऐसा आंसर हम ऐसा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में। सर सोचिए। जीरो। हाँ बोलो। सर जीरो। जीरो, चलो ठीक है, जीरो ये सही आंसर है। रीजन बताइए क्यों। सर because gravity depends on the vertical displacement. नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा क्लेरिफाई करो, पता नहीं चल रहा है, आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ, फिर बोलो। और दूसरा कोई आंसर आ रहा है ध्यान में? कोई दूसरे स्टूडेंट भी ट्राई कीजिए, जरूरी नहीं है एक ही जन बोलोगे, जो भी समझ में आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए तो जरूर बोलो, इंटरेक्ट करो, सिचुएशन को समझो, क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। और किन्हीं के पास कोई आंसर? Sir, sir, because the force and displacement are perpendicular to each other. हाँ वेरी गुड, परपेंडिकुलर है, बताओ कैसे, हाउ हाउ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, हाउ? डिस्प्लेसमेंट किधर है, बस एक्सप्लेन करो ना, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? So because of the height. हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहा है, फोर्स Yes. किधर लग रहा है? Sir, vertical. हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो आप बोलोगे एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन समझाते हैं।
कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको जस्ट हम रिलीज किए, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे वो गिरता जा रहा है। जब ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो हाइट उसका डिक्रीज कर रहा है। हाइट डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में उसका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, कमी हो रहा है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन उसका एनर्जी तो कम हो रहा है। तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये जो लॉ है, ये इसका वायलेशन हो रहा है, मतलब क्या अवहेलना हो रहा है कि यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ आंसर। क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया आंसर बताओगे? नो आइडिया, आंसर कर सकते हो आप लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रूफ हम बता रहे थे, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन हम दिए हैं, जरूर दिए। याद करना बोले थे, ए पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुआ वो किसमें कन्वर्ट हुआ ये बताओ? The kinetic energy. Kinetic Kinetic energy. energy. वही चीज जितना नीचे आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना कम हो रहा है। So decrease in potential energy, increase in kinetic energy. ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी तो बोलता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो यही लिखना है, लिख देते हैं।
लैंग्वेज में कहीं दिक्कत है तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। यही लिखाए हुए हैं, जब भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वायलेशन नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आता है उतना ही उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। एक बार पढ़ लो, ठीक है। कहीं डाउट है तो बोल सकते हो। मिटाते हैं, एक बार पढ़ लीजिए फिर मिटाते हैं, देख लो। सही हो गया। ओके, तो हो गया। Yes, yes. ठीक है, मिटाते हैं। Question number 7. Read it. What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? ठीक है। यदि आप एक साइकिल राइड कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो, तो एनर्जी कन्वर्जन क्या क्या हो रहा है? कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ। So while riding a bicycle, the muscular energy of the rider gets transferred into heat energy and kinetic energy. ठीक है। हीट एनर्जी कैसे है? सर क्योंकि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जो टायर होता है वहां पे लगड़ाने की वजह से मीन्स जब वो जमीन पे वो स्ट्राइक करता है तो वहां पे हीट एनर्जी फॉर्म होता है। और साउंड भी प्रोड्यूस होता है, तो साउंड भी लिख सकते हो, यस ठीक सर। है। हाँ, और वहां पे से जो हीट एनर्जी लिखा गया है, तो हीट एनर्जी इसलिए है, बॉडी में भी हीट प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं तो थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो भी है।
Okay, next question. Question 8. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spent going? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना, आवाज क्लियर नहीं आया. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spent going? हाँ, ध्यान देना. जब कोई एक बड़ा सा रॉक है, चट्टान है, आप धक्का दे रहे हो, थक जाते हो. वर्क डन तो जीरो है, क्योंकि रॉक पे वर्क डन क्या हुआ? जीरो. लेकिन थक गए, एनर्जी कहाँ वेस्ट हुआ? एनर्जी कहाँ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है? एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा. तो वर्क हुआ भी नहीं है और मेरा एनर्जी कम हो गया, तो कहाँ गया एनर्जी? क्या होगा बताओ? So muscular energy converted into heat energy. हाँ, That हीट एनर्जी बॉडी का ही. और जब धक्का देते हैं तो क्या होते हैं? हाँफने लगते हैं, लगातार धक्का देते रहे, ब्लड सर्कुलेशन भी क्या होता है? हाई हो जाता है. तो जो भी मस्कुलर एनर्जी है, हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, तो बॉडी के अंदर ही बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, तो उसी में यूज हो जा रहा है. ठीक है, तो वर्क डन रॉक पे कुछ भी नहीं हुआ. जो भी वर्क डन हो रहा है इनर पार्ट में ही हो रहा है. ठीक है, तो हमारा लगाया हुआ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ही यूज हो रहा है, रॉक में यूज नहीं हो रहा है. समझ गए आंसर इसका? yes, sir. Yes, sir. उठा देते हैं इसका.
स्क्रीनशॉट ले लो, जो अभी समझाए वही लिखे हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हो। सर ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। टू 200 यूनिट बोले ना, 250। नो सर 250 250। अच्छा, 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मच जूल, ये बताओ। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। सर 3.6 into 10 to the power 6। तो बस एनर्जी को 1 यूनिट में इतना वैल्यू है, तो इतना यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 1 यूनिट में जो वैल्यू है 2 यूनिट होगा तो 2 गुना होगा। 250 है तो 250 टाइम्स होगा। 250 इंटू जूल, मल्टीप्लाई करते हैं। नाइन यदि लिखेंगे तो और 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रहा है देख लो, मल्टीप्लाई किए 900 आया, 2 जीरो हम भेज दिए यहाँ, तो 10 टू द पावर 8 हो गया। ओके, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meters above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. ध्यान देना, क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन अच्छे से हमको नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन देखोगे यही है ना। क्वेश्चन में बोला गया है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर उठाए, कोई एक हाइट तक उठाया गया, कितना हाइट पे है? 5 मीटर। 5 मीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर के हाइट पे, मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो मास दिया है ऑब्जेक्ट का। Yes, sir. 40 kg. हाउ मच? 40. 40 kg। तो एक पॉइंट पे जब 5 मीटर हाइट पे होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये बताइए। क्या करेंगे? सर mgh के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सर इसमें ग्रेविटी दिया हुआ नहीं है, ग्रेविटी का वैल्यू,
तो 9.8 ले सकते हैं। हाँ 9 नहीं दिया है तो 9.8 ही लेंगे और यदि मेंशन करता तो 10 दे सकते हैं। ओके तो सर। 40 into 9.8 into 5 ठीक है 1960। जी। अच्छा देखो जब ये हाफ वे डाउन मान लो कि यहाँ पे यदि आ गया सी पॉइंट यहाँ पे जब आ गया ये 2.5 मीटर नीचे आ गया उस समय उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा जब हम रिलीज कर देंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और सी पॉइंट पे आ गया तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर बताओ 1960 by 2 हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा क्यों सी पॉइंट पे जब आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगा तो जितना उसमें कमी आया कितना का कमी आया वो हाफ लॉस कर गया तो जो लॉस किया वो किसमें कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे एट हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका हाफ होगा तो 980। 980 तो उसमें कमी कितने का आया दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ 1960 माइनस 980 तो आया 980 तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया सी में आने के बाद जब यहाँ पे आ गया तो जितना कमी आया वही कन्वर्ट हुआ किसमें काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो देयरफॉर बोलेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू 980 जूल यही आंसर है कोई डाउट है किन्हीं को तो पूछ सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये ऐसा क्वेश्चन और भी दिखेगा मिटा दें Yes, sir. बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 What is the work done by the force of gravity on a satellite moving round the Earth? Justify your answer. अर्थ है ये अर्थ है सैटेलाइट है ये सैटेलाइट है ये इसके चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये बताओ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट क्या होगा इसका आंसर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम बताए हुए थे कि अर्थ के चारों ओर जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून क्या होगा बस सेम आंसर ये एक्सप्लेनेशन किए हैं सर सर 0। तो Sir, because the
The force of the gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. हाँ देखोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट की ओर, एंगल बना दोनों के बीच 90 डिग्री, ठीक है, तो इसलिए वर्क डन 0 होगा। आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखाए हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. लिखाए हैं, अच्छे से पता है तो छोड़ देंगे हम। सर डिस्कस आप किए थे। लिखाए नहीं है, जैसे 0 वर्क डन का जब हम एक्सप्लेनेशन बता रहे थे तब उसमें क्वेश्चंस कुछ भी लिखाए हैं, वर्क डन बाय पुली ऑन द लगेज इज 0 y। यस सर, लिखवाए हैं सर। Yes, तो sir. लिख लेना तो, ठीक है। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट है अलोंग टेंजेंट। बस हिंट के लिए लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टुवर्ड्स सेंटर and displacement towards tangent, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बन रहा है 90, इसलिए वर्क डन 0, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन लिखाए हैं, लिख लेना, वर्ड कर देना, मतलब कंप्लीट कर लेना जो पहले लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friend and teacher. फिर से पढ़ना थोड़ा। Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friend and teacher. डिस्कस, अच्छा ये बोला है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एब्सेंस ऑफ फोर्स है, तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? No, sir. हाँ, कभी नहीं होगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, यदि वह पहले से ही मोशन में था, तो पहले से मोशन में है तो फोर्स उसमें लगाने का जरूरत नहीं होगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब पहले से मोशन में तभी ऐसा संभव, ठीक है, तो ये नो ही होगा। ठीक है, 13 पढ़ो, क्वेश्चन 13। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. क्या होगा बताओ, आंसर बताओ। Sir, work done 0 होगा. Yes sir. क्यों? So because the force is opposite to the direction of force. तो नेगेटिव वर्क डन होगा, 0 क्यों होगा, नेगेटिव होगा।
0 1 Sir, में मैं यहाँ opposite to the direction of motion. नहीं क्वेश्चन वो है, एक आदमी है बंडल ऑफ हे मतलब बिचाली का बंडल लेके ढेर लेके खड़ा है, तो बताना है कि वो कितना वर्क डन किया, बस वो खड़ा है। क्योंकि इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि Yes, हे yes. में बिचाली में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0 0 वर्क डन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑन द हे। ठीक है, आप लिख सकते हो एस W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, देखोगे आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग का होमवर्क है इसके बाद जितना भी न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा नहीं है, 4-5 न्यूमेरिकल्स है, वो बना लेना, ये होमवर्क है। आगे का क्वेश्चन होमवर्क है आपका रेस्ट क्वेश्चन, होमवर्क रेस्ट क्वेश्चन जितना भी बचा हुआ है बनाओगे, यही होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में जो डाउट होगा वो पूछना और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कराएंगे हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज का करके रखोगे। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से छठ मनाइए, हैप्पी छठ पूजा। सेम टू यू Happy सर। Chhath Puja.